अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। बारिश और सैलाब का सामना करने वाले शुमाली हिंदुस्तान के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज़ तक तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अंदाज़ों के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ सैलाब के खतरे की भी पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने सिक्किम और शुमाली बंगाल में बारिश के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया है। इन रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के बाइस बाज़ इलाकों में तूफ़ानी का इम्कान है। वहीं दिल्ली में जमुना नदी की सतह अब रिकॉर्ड 208 मीटर तक पहुंच गई है। 45 साल बाद यहां यमुना का पानी इस सतह पर पहुंचा है। ऐसे में दिल्ली के नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। दारुल हुकूमत में कई मकामात पर सैलाबी पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को घरों से या दफ्तरों से बाहर निकलने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बारिश से मुतासरा इलाकों का आज दौरा भी किया। जी अभी DDM में की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे LG साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाई जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। जी सर, अभी क्योंकि NDRF के DG भी थे, जो राहत बचाव कार्य उसको लेकर वो सारे एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो NDRF की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स अभी कितनी बोट्स हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं। लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज़्यादा सर, बात हुई है किसी से पानी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना शुरू हो वर्क फ्रॉम होम में आपने अपील की, क्या इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है? अभी लगता है क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं। अभी तो एडवाइजरी है प्राइवेट ऑफिसेज को, सरकारी ऑफिसेज हम बंद कर देंगे जो नॉन एसेंशियल है संडे तक के लिए। संडे तक के लिए। हिमाचल प्रदेश में 3 दफों के दौरान कभी भी 4 दिन के अंदर इतनी बारिश नहीं हुई। रियासत में 6 से 12 जुलाई के दरमियान 58.4 mm बारिश हुई है, मगर इस बार आमतौर पर इतनी बारिश होती है, मगर इस बार 242.7 mm बारिश हुई, जो नॉर्मल से 316% ज़्यादा है। यानी जितनी बारिश पूरे जुलाई के महीने में होती है उतनी बरसात सिर्फ 7 दिन में हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जब भारी बारिश की वजह उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मानसून करंट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों का एक साथ एक्टिव होने की वजह से ये तबाही आई है। उन्होंने कहा कि मानसून में WD एक्टिव नहीं होता, लेकिन इस बार मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों एक साथ एक्टिव रहे। इस वजह से डबल इंजन करंट की वजह से पहाड़ों पर तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 293 टूरिस्ट महफूज रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अब सांगला के
कोपी वैली में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं रियासती वजीर जगत सिंह नेगी ने चंद्रताल में रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और आज सुबह वो सभी को लेकर लोसर पहुंच गए। जगत नेगी ने खुद इसकी इतला वायरलेस करके वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी। पंजाब में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। रियासत में पानी के बहाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने सभी सरकारी, प्राइवेट, एडेड और रिकग्नाइज्ड स्कूल्स समेत सभी को 16 जुलाई तक बंद कर दिया है। पहले ये छुट्टी 13 जुलाई तक थी। वज़ीर तालीम हरजोत बैंस ने कहा कि इस दौरान कोई भी बच्चा या टीचर स्कूल नहीं जाएगा। वहीं पंजाब में 14 जिले सैलाब की चपेट में हैं। इनके 1058 गांव मुतासिर हैं। भाखड़ा ब्यास बांध इंतजामिया की तरफ से अगले 3 दिनों तक पानी ना छोड़ने के फैसले के बाद रियासत में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फिरोजपुर में सतलुज नदी पर बना हजारे वाला पुल बह गया है, जिसके चलते 2 दर्जन के करीब गांव मुतासिर हुए हैं। फिरोजपुर में 60 के करीब गांव पानी में डूब चुके हैं। पटियाला में पातड़ खनौरी पुल बह गया है, जिस वजह से संगरूर रोड से दिल्ली की कनेक्टिविटी कट गई है। कैच कर लो भाई जी, ऊपर सिट्टे ज्यादा ऊपर सिट्टे ब्रेड भाई ब्रेड ओए फड़ लो। ये दूसरा नागरा फॉल है, जो अमेरिका कनाडा में नागरा फॉल है। ये पाउंटा साहब का नागरा फॉल है। सभी भाई शेयर करना। भारत ने चारशंबे को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान की हिमायत की। दरहकीकत पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक को बार बार जलाने के खिलाफ UNHRC में तजवीज़ पेश की थी। इस पर भारत ने भी पाकिस्तान की हिमायत में वोट दिया। इस वाक़े की तमाम इस्लामी ममालिक के साथ साथ यूरोपीय यूनियन, पोप फ्रांसिस और खुद स्वीडिश हुकूमत ने भी मजम्मत की थी। पाकिस्तान ने अपनी तजवीज़ में कुरान को जलाने जैसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। ताहम अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत कई मगरबी ममालिक ने आज़ादी इजहार राय का हवाला देते हुए करारदाद के खिलाफ वोट दिया। UNHRC में जुमला 47 मेंबरान हैं। इसमें OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम के सिर्फ 19 ममालिक शामिल हैं। इन सब ने पाकिस्तान की तजवीज़ की हिमायत की। पाकिस्तान ये तजवीज़ OIC ममालिक के कहने पर ही UNHRC में लाया था। उइगर मुसलमानों के मामले में घिरे चीन ने भी पाकिस्तान की हिमायत में वोट दिया। साथ ही नेपाल समेत 7 ममालिक ने किसी की हिमायत नहीं करते हुए वोट नहीं दिया। UNHRC में तजवीज़ पर बहस के दौरान मुस्लिम ममालिक ने कहा कि कुरान को जलाने जैसे वाक़यात नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसे वाक़यात को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। बरतानिया, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टारिका और फिनलैंड ने भी करारदाद के खिलाफ वोट दिया। स्वीडन में ईद उल अज़हा के मौके पर स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान मजीद को नजर आतिश करके मुजाहरा किया। इसके लिए इसे स्वीडिश हुकूमत से इजाज़त मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाज़त इजहार राय की आज़ादी के तहत एक रोज़ा मुजाहरे के लिए दी गई थी। इस एहतजाज में सिर्फ एक शख्स अपने मुतरजिम के साथ शामिल हुआ था।
असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमेरात को ऐलान किया कि कसरती अजवाज पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक बिल असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत मुल्क में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आसाम हुकूमत का ताज़ा तरीन फैसला बहस का गर्मागर्म मौजू बन गया है। आसाम हुकूमत ने कसरती अजवाज पर पाबंदी के निफाज के कानूनी मुजबरात का मुताला करने के लिए पहले ही माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। तहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत सितंबर में होने वाले असेंबली इजलास में बिल पेश करेगी। अगर उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होता तो हम जनवरी में होने वाले असेंबली इजलास में बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के निफाज से तादाद अज़वाज यानी एक ही वक्त में एक से ज्यादा बीवी या शोहर रखने का रिवाज खत्म हो जाएगा। If the expert committee give the report before that, then we want to introduce in the upcoming assembly session in September. If for some reason we could not do it, then we will do it in the January assembly session. UCC is a matter which will be decided by the parliament, and of course state can also take the call with the assent of the president. So UCC involve various issues. Law commission is looking at it, parliamentary committee is looking at it, and Assam government has already conveyed that we are in support of UCC. Pending the decision on UCC, we want to take out one segment of the entire UCC, that is polygamy. So in Assam, we want to ban polygamy. AICC हेडक्वार्टर्स पर आज उत्तराखंड से जुड़ी एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव, उत्तराखंड कांग्रेस के सदर करण मेहरा, साबिक वजीर आला हरीश रावत समेत कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। इसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड के संबंध में ली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य जो हमारे लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी। जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की, और मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी से मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2024 का रास्ता है वो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं मजबूत होकर हम यहाँ से निकलेंगे, और जो सुझाव जो हमें प्रोग्राम मिले हैं उनको मजबूती के साथ हम उत्तराखंड में उसको लागू करने के कार्यक्रम करेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग। आज आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके संदर्भ में हम पूरे प्रदेश में पदयात्राएं करेंगे। हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया है, वायदा किया है कि मैं आपकी पदयात्राओं में प्रतिभाग करूंगा। कई ज्वलंत विषय हैं उत्तराखंड के संदर्भ में और देश के जो मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है, और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनकी जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को कि आपने जिस तरह से सेना में
अग्निवीर के नाम से जो आपने युवाओं को ठगने का काम किया है। कई मुद्दे ऐसे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो मातृशक्ति है, अंकिता हत्याकांड के आज भी जो हत्यारे हैं वो आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं, और रिवर्स प्लान की बात करने वाली ये सरकार आज प्लान करने को हमारे नौजवान मजबूर हैं। जो आपने देखा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और घोटाले हुए हैं, हमने सीबीआई की जांच की, हमने मांग की, हमने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन मामलों को दबाना चाहती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में पदयात्राओं के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे, और हम सब आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है, और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है, और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है, उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें, और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी, और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रूट मैप तैयार करेंगे, और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे, और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे, और उत्तराखंड के जो नौजवानों के बीच में हम रूट्स में जा रहे हैं वहाँ निश्चित ही ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अंकिता और मर्डर केस और उसमें जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे, इन इश्यूज़ को भी अलग से हम उठाएंगे, लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से अग्निवीर और जो भर्ती घोटाले हुए हैं तथा बेरोजगारों के साथ जो अन्याय उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर एक लंबी पदयात्रा निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। एसीसी मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बताया कि आज दिल्ली में जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं वहां की मीडिया और सोशल मीडिया टीम्स की मीटिंग हुई। ये मीटिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने मुनक्किद की थी। इंतखाबी रियासतों में कांग्रेस पार्टी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंग्स लगातार होती रहेंगी और जिन भी रियासतों में इंतखाबात होने हैं वहां जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत खुद जाकर वहां के स्पोक्स पर्सन से बातचीत करेंगे। आज जो 5 राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं इस साल के अंत में, उन सब की बैठक हमारे महासचिव जो संगठन के हैं केसी वेणुगोपाल जी, हमारे महासचिव पब्लिसिटी मीडिया डिपार्टमेंट के जयराम रमेश जी ने ये मीटिंग ली। तमाम इन 5 राज्यों के महासचिव पीसीसी प्रेसिडेंट जहाँ जहाँ अवेलेबल थे, नहीं तो वो फिर जूम पर शामिल हुए मीटिंग में, और मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं इन राज्यों के अंदर वो सब इस मीटिंग में शामिल हुए। हर राज्य ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपना आगे का रोड मैप एआईसीसी को बताया कि किस तरह से वो इस चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और कैसे उठा रहे हैं, और जो संदेश है, जो नैरेटिव है, वो कैसे बूथ लेवल तक जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। जो वेणुगोपाल जी हैं उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए कि कैसे इसको और पैना बनाया जा सकता है हमारे संदेश को, हमारे संवाद को, और कहीं भी कोई रुकावट ना आए, जो समन्वय होना चाहिए। जहां हमारी सरकारें हैं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वहां संगठन और सरकार का किस तरह का समन्वय, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, और जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एआईसीसी से किस तरह का समन्वय होना चाहिए, उस पर श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अपने विचार रखे। ये बैठक लगातार अब हम इसमें चर्चा आपस में जूम के माध्यम से करते रहेंगे, और हर राज्य में हम लोग, जयराम रमेश जी, मैं और सुप्रिया श्रीनेत जी, हम लोग जाएंगे वहाँ, फिर से ये बैठकें लेते रहेंगे ताकि कहीं भी कोई रुकावट न हो, किसी को भी कोई समस्या न आए। जो वहाँ हमारे प्रभारी हैं जो वहाँ ये काम देख रहे हैं सोशल मीडिया का भी, और आज जो 5
राज्य जो हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कल यानी 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा, जो 42 दिनों का सफर तय करके चांद पर पहुंचने की हमारे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। हिंदुस्तान ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, हालांकि ये नाकाम हो गया और हिंदुस्तान चांद पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बनने से महरूम हो गया। चंद्रयान 2 के लैंडर में ऐन वक्त पर खराबी पैदा हो गई थी, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग में रखना पैदा कर दिया था। लेकिन चंद्रयान 3 गुज़िश्ता मिशन मून के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। एक इंटरव्यू में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन को हमने गुज़िश्ता गलतियों से सबक लेते हुए तैयार किया है। हमारी तवज्जो इस पर थी कि गुज़िश्ता बार हम कहाँ गलत थे और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के दरमियान फ़र्क पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 कंपोनेंट थे, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया। अगर वजन का मौज़ना किया जाए तो चंद्रयान 2 का मजमूई वजन 3850 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो का है। सबसे अहम बात यह कि चंद्रयान 2 मिशन 1 से 7 साल तक के लिए मंसूबाबंद था, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की लाइफ महज 3 से 6 माह है। अल्लामा आज़ी चंद्रयान 2 ने चांद तक पहुंचने के लिए 48 दिन का वक्त लिया था, जबकि चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने का अपना सफर 42 दिनों में मुकम्मल कर सकता है। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी खलाई शोबे में नई दरियाफ्तों का जरिया बनेगी। इस मिशन में सबसे अहम यह होगा कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी हासिल हो। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे ममालिक हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है और ये वो वक्त होगा जब चांद पर सूरज तुलू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं। वहां पेरिस के जिस होटल में वो ठहरे हैं उसके बाहर इंडियन ओरिजिन के लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ मोदी का इस्तकबाल किया। इससे पहले शाम करीब 4 बजे फ्रांस की वज़ीर-ए-आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न ने मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वहां रेड कारपेट बिछाकर उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद मोदी ने सीनेट के चेयरमैन गैरेड लॉशर से मुलाकात की। सीनेट चेयरमैन के साथ मीटिंग के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसमें भारत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस की तरफ से पीएम एलिज़ाबेथ बोर्न भी शामिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दिल्ली में सैलाब के हालात के चलते दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। दोनों की जानिब से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की एप्लीकेशन दी गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अगली तारीख 26 जुलाई तय कर दी गई है। गौरतलब है कि अहमदाबाद में वाक़ गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों कायदीन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की इमेज खराब करने का इल्जाम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी कायद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर नवाब मलिक को मेडिकल की बुनियाद पर जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई ने यह ऑर्डर दिया। कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद उनकी जमानत पिटीशन पर मेरिट की बुनियाद पर सुनवाई करेगी। मलिक ने इस बुनियाद पर जमानत मांगी थी कि उनकी एक किडनी खराब हो गई है और दूसरी सिर्फ 60% कैपेसिटी पर काम कर रही है और उसकी हालत और खराब हो रही है। हुकूमत के खिलाफ बिहार असेंबली मार्च कर रहे बीजेपी कायदीन और कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन नहीं माने तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी कारकुनों को पीटा।
मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुनक़िद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पटवारी सिलेक्शन इम्तिहान में जबरदस्त बेज़ाब्तगी के खिलाफ भोपाल से इंदौर तक तलबा की नाराजगी देखने को मिली। जुमेरात को इंदौर में हजारों तलबा ने सड़क पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा भर्ती रद्द करने के साथ बहाली में हुई गड़बड़ी की आज़ादाना जांच का मुतालबा कर रहे हैं। जुमेरात की अगली सुबह जनूबी कोरिया के शहर डाएगो के एक सूबाई अस्पताल में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद तकरीबन 200 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने जनूबी कोरिया के फायर हुक्काम के हवाले से बताया कि आग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे डाएगो में वाक़ एक अस्पताल के पार्किंग टावर में लगी थी, जहां तकरीबन 170 फायर ब्रिगेड के अमले और 65 फायर इंजन गाड़ियों ने 2 घंटे की सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम ने बताया कि अस्पताल से निकाले गए मरीजों में से एक 70 साल खातून ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। इसी की वजह से उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम आग लगने की वजह का पता लगा रहे हैं। भारत वेस्टइंडीज में पहले टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के ऑफ स्पिन रविचंद्रन अश्विन के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर में 33वीं बार 5 विकेट लिए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पारी में सबसे ज्यादा 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने में गेंदबाजों में अश्विन ने जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया है। अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 700 विकेट पूरे कर लिए। इसी के साथ वो सबसे ज्यादा 96 बोल्ड करने वाले हिंदुस्तानी भी बन गए। उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।